कल्पना कीजिए कि कोई छात्र महीनों तक दिन रात पढ़ाई करता है, अपना सब कुछ झोंक देता है और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% अंक हासिल करता है। जो कि किसी भी सामान्य दुनिया में या कहे किसी भी तार्किक समाज में एक काफी सम्मानजनक स्कोर है। बिल्कुल। लेकिन गुरुग्राम के एक 17 साल के लड़के के लिए ये पास होना नहीं था। ये इतना बड़ा फेलियर था कि उसने अपनी इमारत की 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। हाँ, तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे पास आज इस विषय पर रिसर्च का एक बहुत बड़ा अंबार है। जी, काफी सारे स्रोत हैं हमारे पास। बिल्कुल। गल्फ न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों की गहराई से की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। इसके साथ ही IGIP और IJCRT जैसे जर्नल्स के विस्तृत शोध पत्र भी हैं। और साथ ही भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 का पूरा ब्लूप्रिंट भी मौजूद है। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर कैसे ज्ञान और सीखने की जगह एक ऐसे प्रेशर कुकर में बदल गई है जहां रटने की विद्या, भारी भरकम फीस और मानसिक दबाव ने बच्चों की रचनात्मकता को पूरी तरह कुचल दिया है। सही कहा। और ये बहुत जरूरी है समझना। बिल्कुल, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ आज के छात्रों का नहीं है। ये तय करता है कि आने वाले समय में हमारा कार्यबल और समाज कैसा होगा। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जी, इस पूरे घटना के पीछे का जो विज्ञान और समाजशास्त्र है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और IC3 के आंकड़े देखते हैं तो वो सिर्फ नंबर नहीं लगते। तो वो क्या दर्शाते हैं? वो एक बेहद खौफनाक पैटर्न दिखाते हैं। मतलब 2013 में 6,654 छात्रों ने आत्महत्या की थी और 2022 तक मात्र 9 सालों में ये आंकड़ा बढ़कर 13,044 हो गया है। बाप रे, 13,000 से ज्यादा? जी हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में लगभग हर घंटे एक छात्र अपनी जान ले रहा है। और रिसर्च ये भी बताती है कि छात्रों की आत्महत्या दर में हर साल 4% की वृद्धि हो रही है। बिल्कुल, जो कि हमारे राष्ट्रीय औसत से दुगनी गति से बढ़ रही है। राष्ट्रीय औसत करीब 2% है। ये तो बहुत ही डरावना है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये पूरा का पूरा जानलेवा दबाव एक ऐसे मापदंड के लिए बनाया जा रहा है जो खुद अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। मतलब मैं समझी नहीं। देखिए, आज की तारीख में देश की ज्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई और, वो 12वीं के बोर्ड मार्क्स के आधार पर दाखिला ही नहीं देती। ओह हाँ, उनके पास तो अपनी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। बिल्कुल, उनके पास CUET, JEE या नीट जैसे एंट्रेंस टेस्ट्स हैं। रुको, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब जिन बोर्ड परीक्षाओं के नंबरों के लिए बच्चे इतना तनाव झेल रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं, उनका आगे के टॉप एडमिशन्स में कोई सीधा वजन ही नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं है। तो फिर समाज, माता पिता और स्कूल इन बच्चों पर 98% लाने का इतना अमानवीय दबाव आखिर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बोर्ड के नंबर अब शिक्षा का मापदंड रहे ही नहीं। वो अब एक ब्रांडिंग और सोशल स्टेटस का टूल बन गए हैं। अच्छा, दिखावे के लिए? हाँ, स्कूल इन नंबरों का इस्तेमाल अपने विज्ञापनों में करते हैं। वो छापते हैं कि हमारे 50 छात्रों ने 95% से ऊपर स्कोर किया, ताकि वो अगले साल अपनी फीस बढ़ा सके। बिल्कुल सही। और माता पिता के लिए ये पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने रुतबे का सवाल होता है। मतलब समाज ने एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है जहां छात्र को इंसान नहीं, बस एक डेटा पॉइंट माना जाता है। ये तो ऐसा है जैसे हम किसी को एक मैराथन दौड़ा रहे हैं और जब वो अपनी जान की बाजी लगाकर फिनिश लाइन पर पहुंचता है तो हम कहते हैं कि असली रेस तो किसी दूसरे स्टेडियम में चल रही है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या ये अंधी दौड़ किसी टॉप संस्थान जैसे IIT या एम्स में पहुंचने के बाद खत्म हो जाती है? मतलब क्या वहां जाकर छात्र आजाद महसूस करते हैं? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है कि सफलता मिल गई तो अब शांति मिलनी चाहिए। लेकिन IGP और गल्फ न्यूज की रिपोर्ट्स इसका बिल्कुल उल्टा जवाब देती हैं। उल्टा जवाब? मतलब दबाव कम नहीं होता? इन शीर्ष संस्थानों में पहुंचने के बाद दबाव खत्म नहीं होता, बल्कि उसका स्वरूप और ज्यादा घातक हो जाता है। वहां भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है।
हर कोई टॉपर ही होता है वहां तो। बिल्कुल। इसके अलावा जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, उन पर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का एक अलग ही मानसिक बोझ होता है। और शायद इस सिस्टम में मदद मांगने की कोई गुंजाइश भी नहीं होती होगी। एकदम सही कहा आपने। इस भयंकर बर्नआउट और डिप्रेशन के बीच लगभग 60% युवा मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद मांगने से कतराते हैं। 60%, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे कमजोर दिखे तो वो प्लेसमेंट में पिछड़ जाएंगे। हमारे पास बेहतरीन लैब्स हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के मामले में ये संस्थान बहुत पीछे हैं। तो अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि जो छात्र इस पूरे प्रेशर कुकर को पार कर लेता है, डिप्रेशन से बच जाता है और उसके हाथ में एक चमकदार डिग्री आ जाती है, जी, क्या वो असल दुनिया के लिए, इंडस्ट्री के लिए तैयार होता है? मतलब इस पूरी प्रक्रिया का आउटपुट क्या है? उस आउटपुट को समझने के लिए हमें सिस्टम की कोडिंग को समझना होगा। द इंडिया फोरम का शोध स्पष्ट करता है कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आज का नहीं है। तो कब का है? वो 1835 के मकाले मिनट पर आधारित है। रुको, मतलब हम 2024 की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए 1835 का ब्रिटिश सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो वैसे ही फेल होना है। बिल्कुल। मकाले का मकसद कोई विचारशील या आज़ाद इंसान बनाना नहीं था। उसका मकसद था ऐसे क्लर्क और प्रशासक तैयार करना जो बिना सवाल किए ब्रिटिश साम्राज्य के आदेशों का पालन कर सकें। सिर्फ आज्ञा का पालन करने वाले लोग। हाँ, इसलिए पूरा जोर सिर्फ 2 चीजों पर दिया गया: मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन और रटने की विद्या। रट्टा मारना। जी, द इंडिया फोरम के लेख के अनुसार ये रटने की मशीनरी इंसान के अंदर के 3 सबसे महत्वपूर्ण सी को नष्ट कर देती है। वो 3 सी कौन से हैं? कॉम्पिटेंस यानी योग्यता, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा और क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। अब आप ही सोचिए, जब किसी छात्र को ये पता हो कि किताब के पैराग्राफ को जस का तस परीक्षा की कॉपी में छापने से उसे पूरे नंबर मिलेंगे, तो वो कुछ नया सोचने का जोखिम क्यों उठाएगा? यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। द इंडिया फोरम के इसी विश्लेषण में एक आईआईटी ग्रेजुएट की बड़ी ही आंखें खोलने वाली कहानी है। हाँ, वो MIT वाली कहानी। बिल्कुल। वो लड़का भारत की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा पास करके जब अमेरिका के MIT गया, तो कुछ ही समय में उसका पूरा आत्मविश्वास ढह गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि MIT में उससे ये नहीं पूछा गया कि किताब में क्या लिखा है या उसे कितने फॉर्मूले याद हैं। वहाँ उससे पूछा गया कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हारा अपना मौलिक विचार क्या है, जो कि हमारे यहाँ सिखाया ही नहीं जाता। हाँ, उसे ये कड़वी सच्चाई समझ में आई कि भारत में परीक्षा पास करने और रटकर अच्छे ग्रेड लाने की जो मशीन वो बन चुका था ना, उसका असली वैज्ञानिक रिसर्च में रचनात्मक होने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल गैप है। और ये सिर्फ रिसर्च या टॉप टियर की बात नहीं है। और कहाँ है समस्या? अगर हम जमीनी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल स्किल्स की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति बेहद निराशाजनक है। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? भारत में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर केवल 6.1% छात्र व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं। सिर्फ 6.1%। जी, ये OECD देशों में सबसे कम है। जरा इसकी तुलना विकसित अर्थव्यवस्थाओं से कीजिए। अमेरिका में ये 52% है। अच्छा। जर्मनी में 75% है और दक्षिण कोरिया में तो 96% युवा कोई ना कोई व्यावसायिक कौशल सीखते हैं। 6.1% और 96%, ये कोई मामूली अंतर नहीं है। यानी हम लाखों डिग्रियां छाप रहे हैं, लेकिन जब वो युवा नौकरी मांगने जाता है तो उद्योग जगत को जो असल कौशल चाहिए, जैसे कि कोडिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग या तकनीकी समझ हो गई, हाँ, वो सब नदारद मिलता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ना तो रचनात्मक है और ना ही बाजार के काम का है। और इसीलिए इंडस्ट्री हमेशा स्किल गैप की शिकायत करती रहती है। तो यहाँ से एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। तकनीकी रूप से जब कोई उत्पाद इतनी खराब क्वालिटी का होता है, तो बाजार में उसकी कीमत कम होनी चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। प्रेस और रविवार दिल्ली की रिपोर्ट्स इस शिक्षा प्रणाली के सबसे काले सच को सामने लाती हैं। काले सच को? मतलब आप बाजारीकरण की बात कर रहे हैं? जी, इसके अंधाधुंध बाजारीकरण को।
उदाहरण के लिए किताबों को ही ले लीजिए। हाँ, बताइए। एक ही पाठ्यक्रम के लिए एनसीईआरटी की जो किताब मात्र 65 रुपए की है, स्कूलों द्वारा उसी विषय की निजी प्रकाशकों की किताब 305 रुपए में बेची जा रही है। लगभग 5 गुना ज्यादा कीमत। वाह! इतना ही नहीं, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की सभी किताबों का पूरा सेट महज 260 रुपए का आता है। लेकिन कई निजी स्कूल क्या करते हैं? वो अपनी किताबें लगा देते होगे। हाँ, वे 8 या 10 निजी किताबों का एक अपना सेट अनिवार्य कर देते हैं, जिससे उसी कक्षा 6 की किताबों का खर्च 4000 रुपए के पार पहुंच जाता है। बाप रे। पर रुको, मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए शैतान का वकील मतलब डेविल्स एडवोकेट हाँ। बनने दो। जी, पूछिए। हम अक्सर निजी स्कूलों की फीस और खर्चों की शिकायत करते हैं, लेकिन अगर किसी स्कूल को अत्याधुनिक फिजिक्स लैब बनानी है, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम देने हैं और सबसे बेहतरीन शिक्षकों को अच्छे वेतन पर रोक कर रखना है, तो उन्हें भारी पूंजी की जरूरत तो होगी ही ना। वो तो है। आखिर क्वालिटी एजुकेशन मुफ्त में तो नहीं आ सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलें, तो फिर ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? क्या ये अतिरिक्त पैसा क्वालिटी बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है? आपका ये तर्क सैद्धांतिक रूप से बहुत सही लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये पैसा लैब्स या शिक्षकों की सैलरी में नहीं जा रहा। तो कहाँ जा रहा है? स्कूडोज और ईटी एजुकेशन के दस्तावेज बताते हैं कि स्कूल इस नो प्रॉफिट नो लॉस के कानून से बचने के लिए एक बहुत ही शातिर सिंडिकेट या कार्टेल चलाते हैं। ये सिंडिकेट काम कैसे करता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल। होता क्या है कि स्कूल प्रबंधन सीधे तौर पर निजी प्रकाशकों या यूनिफॉर्म बनाने वालों के साथ गठजोड़ करता है। प्रकाशक अपनी किताब की कीमत बाजार मूल्य से 40% ज्यादा छापता है। ओ, एमआरपी ही बढ़ा देते हैं। हाँ, फिर स्कूल अभिभावकों को मजबूर करता है कि वे किताबें और यूनिफॉर्म सिर्फ उसी एक चुनिंदा दुकान या वेंडर से खरीदें। और इसके बदले में स्कूल को कमीशन मिलता होगा? बिल्कुल सही पकड़ा। इसके बदले में वो वेंडर या प्रकाशक स्कूल प्रबंधन को 30 से 40% तक का कमीशन या किकबैक देता है। ये तो सरासर लूट है। जी, ये कोई फ्री मार्केट नहीं है जहां माता पिता के पास विकल्प हैं। ये एक कैप्टिव मार्केट है जहां कानूनी रूप से उनका शोषण किया जा रहा है। तो मतलब ये सारा पैसा ट्रस्टियों और मालिकों की जेब में जा रहा है, शिक्षा के स्तर को सुधारने में नहीं। एकदम सही। और ये तो हम उन प्रीमियम स्कूलों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल यानी बजट स्कूलों का क्या, जहां गरीब तबका अपने बच्चों को भेजता है? ये बजट स्कूल का जो भ्रम फैलाया गया है ना, वो भी एक बहुत बड़ा छलावा है। शोध बताता है कि ये स्कूल ड्राइवर, दिहाड़ी मजदूर या छोटे कामगारों जैसे परिवारों की आय का 14 से 20% हिस्सा सिर्फ अपनी फीस के रूप में सोख लेते हैं। 20%? एक गरीब परिवार के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। और इसके बदले में जो पढ़ाई दी जाती है उसका स्तर इतना खराब है कि नोएडा जैसे शहरों के डेटा के अनुसार इन स्कूलों में पढ़ने वाले 43.9% बच्चों को अलग से प्राइवेट ट्यूशन लेनी पड़ती है। ये तो दोहरी मार है। पहले स्कूल में अपनी आय का 20% दो और फिर उसी चीज को समझने के लिए बाहर ट्यूशन का पैसा भरो। जी बिल्कुल, यही हो रहा है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? जब व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, दबाव इतना है कि बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, कौशल के नाम पर शून्य है और शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है, तो क्या इस पूरे सिस्टम को सुधारने का कोई व्यवहारिक ब्लूप्रिंट हमारे पास है भी या नहीं? जी हाँ, सरकार ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम NEP 2020 कहते हैं। हाँ, इसके बारे में काफी सुना है। ये दस्तावेज कागज पर इस पूरी सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का मादा रखता है। तो NEP 2020 में ऐसा कौन सा मैजिक फॉर्मूला है जो रटने की इस बीमारी और प्रेशर कुकर को खत्म कर सकता है? सबसे बड़ा बदलाव तो इसके असेसमेंट यानी परीक्षा लेने के तरीके में है। पुरानी 10+2 प्रणाली को हटाकर नई 5+3+3+4 संरचना लाई जा रही है। वो तो स्ट्रक्चरल बदलाव हो गया। हाँ, लेकिन असली गेम चेंजर है परख नाम की संस्था का गठन। इसका उद्देश्य कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट लागू करना है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सुनने में तो बहुत भारी भरकम और एकेडमिक शब्द लगता है, लेकिन जमीन पर एक क्लासरूम के अंदर इसका असल मतलब क्या है? ये काम कैसे करेगा? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। पुरानी व्यवस्था में परीक्षा का सवाल होता था, पानीपत का तीसरा युद्ध किस साल में लड़ा गया था? हाँ, ये तो विशुद्ध रटने की विद्या है। बिल्कुल। छात्र साल याद करेगा, लिखेगा और फिर भूल जाएगा। लेकिन परख के तहत सवाल ऐसा हो सकता है कि अगर पानीपत के युद्ध में मराठों की जीत होती तो आज भारत का भूगोल
और राजनीतिक परिदृश्य कैसा होता। ओहो, ये तो बहुत ही शानदार है। यहाँ छात्र को इतिहास, भूगोल और राजनीति तीनों का विश्लेषण करके अपना खुद का तर्क गढ़ना होगा। जी, और सबसे बड़ी बात, ये रटा नहीं जा सकता। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये उस 1835 वाले मकाले सिस्टम की जड़ पर प्रहार करता है। बिल्कुल। और जो कौशल की कमी वाली बात हमने की थी ना, जहां हम सिर्फ 6.1% पर अटके थे, उसके लिए इस नीति में क्या प्रावधान है? NEP 2020 ने व्यावसायिक शिक्षा को लेकर बहुत आक्रामक लक्ष्य रखा है। 2025 तक 50% छात्रों को वोकेशनल एक्सपोजर देने का टारगेट है। वो कैसे होगा? इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाया गया है। कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए साल में 10 बैगलेस डेज। बैगलेस डेज मतलब बिना बस्ते के स्कूल जाना? जी। इन 10 दिनों में बच्चे करेंगे क्या स्कूल जाकर? इन 10 दिनों में बच्चे स्थानीय शिल्पकारों जैसे बढ़ई, कुम्हार, इलेक्ट्रिशियन या कलाकारों के साथ एक इंटर्न की तरह काम करेंगे। अच्छा, हाँ। वो हाथ से काम सीखेंगे? हाँ, वे क्लासरूम से बाहर निकलकर असल दुनिया का हुनर सीखेंगे। इससे न सिर्फ उनमें कोई कौशल विकसित होगा, बल्कि श्रम का सम्मान यानी डिग्निटी ऑफ लेबर भी पैदा होगा, जो कि हमारे समाज में बहुत कम है। बहुत ही कम है। ये सब सुन के तो लगता है जैसे हमने सारी समस्याओं का एकदम सटीक समाधान खोज लिया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो नीतियां और उनके विचार कागज पर जितने क्रांतिकारी और खूबसूरत है ना, जमीनी हकीकत उन्हें लागू करने में उतनी ही बड़ी और कड़वी चुनौतियां पेश करती हैं। ऐसा क्यों? टीजर का जो रिसर्च पेपर है, वो इस परफेक्ट समाधान की पूरी हवा निकाल देता है। कैसे? क्या समस्या है इस नीति का लागू करने में? सबसे बड़ी समस्या है बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी भारत में 90,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। रुको, क्या? एक स्कूल और सिर्फ एक शिक्षक पूरी कक्षाओं के लिए? हाँ बिल्कुल। और प्राइमरी स्तर पर हमारा कुल छात्र शिक्षक अनुपात यानी स्टूडेंट टीचर रेशियो 27.21 है। बाप रे! अब आप खुद सोचिए, जब आपके पास स्कूल में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है, तो आप वो पानीपत के युद्ध वाला जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, उसे कैसे चेक करेंगे? हाँ, उसके लिए तो हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना होगा, जो कि एक शिक्षक के लिए असंभव है। बिल्कुल। इसके अलावा NEP 2020 का पूरा मॉडल बहुत हद तक तकनीक और डिजिटलाइजेशन पर टिका है, लेकिन हमारे यहाँ एक भयंकर डिजिटल डिवाइड मौजूद है। आप शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई की बात कर रहे हैं ना? जी। शहरी इलाकों में 42% घरों में इंटरनेट की पहुंच है, जबकि ग्रामीण भारत में यह आंकड़ा मात्र 14.9% है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अगर बुनियादी ढांचा, इंटरनेट और प्रशिक्षित शिक्षक ही नहीं होंगे, तो ये महान और प्रगतिशील नीतियां सिर्फ शहरी अमीरों के बच्चों तक ही सिमट कर रह जाएंगी। ये वाकई एक बहुत ही गहरी और डराने वाली बात है। अगर मैं इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटना चाहूँ, तो बात यहाँ आकर ठहरती है कि शिक्षा का असल उद्देश्य इंसान को सक्षम, विचारशील और अपने समाज के लिए उपयोगी बनाना है। बिल्कुल सही। न कि उसे सिर्फ एक रोबोट बनाकर नंबरों की किसी ऐसी अंधी दौड़ में धकेलना जहां पहुंचकर वो या तो खुद को खो दे या फिर वो डिग्रियां लेकर घूमे, लेकिन उसे काम करना ना आता हो। जी। जब तक हम एक समाज के रूप में, जिसमें स्कूल, माता पिता और रिश्तेदार सब शामिल हैं, सिर्फ नंबरों और रैंक को सफलता का इकलौता पैमाना मानना बंद नहीं करेंगे, तब तक नीतियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, असल बदलाव आना लगभग नामुमकिन है। ये बिल्कुल सटीक सारांश है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद हमारी स्रोत सामग्री, विशेष रूप से द इंडिया फोरम के विश्लेषण से एक ऐसा सवाल उभरता है जिस पर हमने अभी तक गहराई से गौर नहीं किया है। अच्छा, वो क्या है? और ये सवाल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। आज हम इस जर्जर शिक्षा प्रणाली को बचाने के लिए एडटेक यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। हाँ, हर जगह इन्हीं के विज्ञापन दिखते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कंपनियां वास्तव में शिक्षा को बचा रही हैं या फिर वे सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम बेच रही हैं? आपका मतलब है कि ये तकनीक भी उसी 1835 वाले मकाले सिस्टम का ही नया रूप है? ठीक यही बात है। क्या ये एडटेक कंपनियां सच में बच्चों में रचनात्मकता या क्रिटिकल थिंकिंग ला रही हैं, या फिर वो सिर्फ उसी पुराने रटने वाले पैटर्न को, उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक चमकदार महंगी डिजिटल स्क्रीन पर परोस रही हैं? सोचने वाली बात है। एक स्मार्ट ऐप जो बच्चे को जल्दी रटना सिखा दे, वो शिक्षा में कोई क्रांति नहीं है,
वो तो उस प्रेशर कुकर को और भी ज़्यादा महंगा बना रहा है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ा खतरा ये है कि इस महंगी डिजिटल शिक्षा के दौर में अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटने के बजाय और चौड़ी होती जा रही है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो बेचैन कर देता है। क्या हम वाकई उस प्रेशर कुकर को बंद कर रहे हैं या हमने बस उस कुकर को एक फैंसी डिजिटल स्मार्ट कुकर में बदल दिया है जिसके अंदर का जानलेवा दबाव और खतरा आज भी जस का तस है? जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। सभी श्रोताओं के लिए यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।